Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So friends, last time we have discussed about the function of management and we have discussed about the planning. Today we will discuss about the organizing. That is the second function of management which were given by Henry Fayol. So let's get started. What is organizing? Basically in general it means systematic arrangement of activities. इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज़ होती है हमने पहले प्लानिंग कर ली कि हमें क्या करना है, हमें क्या चीज़ चाहिए और हम कैसे करेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो जो हमें काम करना होता है वो सारे काम को हम लोग अरेंज कर लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको खाना बनाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने खाना बनाने के लिए हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और हमने ये सारी चीज़ें डिसाइड कर ली, हम कैसे कैसे स्टेप्स रखेंगे, कैसे कैसे खाना बनाएंगे। लेकिन अब वो सारे काम कौन कौन करेगा, तो उसके हिसाब से हम लोग ने क्या कर दिया, हम लोगों ने वो काम डिवाइड कर दिया। जैसे हमने काम रख लिया कि सब्जी लाने का, एक काम रख लिया जो सब्जी को कट करेगा, इसी तरह से एक काम हमने रख लिया जो बाकी जो ग्रॉसरीज है उसको लेकर के आएगा, एक को रख लिया जो आपके गैस और सिलेंडर का अरेंजमेंट करेगा। तो ये हमने अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लिए। एक हमने बजटरी डिपार्टमेंट भी बना लिया जो पैसे का अरेंजमेंट करेगा, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको खाना बनाना है और आपको उसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे। तो एक डिपार्टमेंट पैसे का काम करेगा, लाने का काम करेगा, एक जो है इन्वेंट्री यानी कि जो सामान आपको चाहिए इस तरह से मैनेज करेगा। तो ऐसे आपने अलग अलग जो है एक्टिविटीज़ को अलग अलग अरेंज कर दिया, उसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। It is process of management essentially relates to subdividing and grouping of activities. बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, एक्टिविटीज़ को डिवाइड कर दे रहे हैं और उनकी ग्रुपिंग करते हैं। इसको मैं आगे जब आपको प्रोसेस से बताऊंगी ना तो आप उसको बेटर तरीके से समझ पाओगे। ऑर्गेनाइजेशन, द आउटकम ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज सेट ऑफ फॉर्मल रिलेशनशिप विच इज़ नोन एज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। और जब ये ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमारा कंप्लीट हो जाता है तो एक सेट बन जाता है फॉर्मल रिलेशनशिप का, यानी एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे आप किसी भी ऑफिस में जाते हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आप देखो वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं। वहाँ पे एक हायरार्की बनी होती है कि सीनियर कौन है, फिर जूनियर कौन है, वहाँ पे अलग अलग लेवल्स डिवाइड होते हैं। जैसे कि एक आपका इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। तो इन्वेंट्री डिपार्टमेंट में फर्दर आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स, अलग अलग जो डिविजन्स जो है किए गए। इसी तरह से आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भी अलग अलग डिविजन्स किए गए। तो ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर होता है क्योंकि ये लोग एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं और उनको बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर आता है द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पोजीशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स एंड एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन देम। अब इसमें क्या किया जा रहा है, जो काम डिवाइड किया जा रहा है उनमें पोजीशंस डिवाइड कर दिए जाते हैं। जैसे कि इन्वेंट्री का मैनेजर कौन रहेगा और उसके अंदर कौन काम करेगा, वो सारे एग्जीक्यूटिव्स कौन होंगे। इसी तरह से मार्केटिंग का मैनेजर कौन होगा और उसके अंदर कौन काम करेगा, उसके सारे एग्जीक्यूटिव्स कौन होंगे। तो इस तरह से पोजीशन जो है वो डिवाइड कर दी गई और उन लोगों के बीच में क्या करते हैं, एक आपको इंटरलिंक्ड कर रिलेशनशिप बैठाते। रिलेशनशिप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। जैसे कि मैंने आपको जो अभी एग्जांपल दिया, खाना बनाना है, आपको फूड चाहिए, तो क्या होगा भाई, जो सब्जी लेकर के आ रहा है, जो सब्जी वाला डिपार्टमेंट है, ठीक है, जो ग्रॉसरीज वाला डिपार्टमेंट है, जो पैसे का अरेंजमेंट करेगा, तो उन सबके बीच में एक रिलेशनशिप ही तो है। उन लोग सारे लोग फाइनली क्या होगा, सारे लोगों का ऑब्जेक्टिव एक ही है और सारे लोगों को मिल के काम करना है। तो उनके बीच में क्या किया जाता है, सिर्फ काम डिवाइड नहीं किया जाता, उनके बीच में रिलेशन रखना, उनके बीच में मतलब उनको इंटरलिंक्ड रखना, ये भी मैनेजर का काम होता है, ऑर्गेनाइजिंग में एक काम रहता है, ठीक है। अब प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है, इसमें क्या क्या रहेगा। पहला होगा डिटर्मिनेशन ऑफ नेसेसरी एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी एक्टिविटीज़ करनी है उनको हम लोग क्या करते हैं, पहले उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं कि ठीक है इस समय क्या क्या काम करना है। आप इस पिक्चर से समझ पाओगे, आप इसको देखो, यहाँ पे डिज़ाइनिंग जॉब है, आप ये देख सकते हो। ये जो है ना, ये जो अलग अलग बॉक्सेस हैं ये अलग अलग आपके जॉब्स बता रहे हैं।
ठीक है। ये कौन कौन से जॉब है, जैसे कि मान लीजिए आपको एक कार जो है मैन्युफैक्चर करनी है। अब कार मैन्युफैक्चर करने के लिए एक आपने डिपार्टमेंट बना लिया, जो सबसे पहले हमें फ़ंड चाहिए होता है, तो हमने डिपार्टमेंट बना लिया कि हमें ये एक जो है ये फ़ंड का अरेंजमेंट करेगा। इसी तरह से एक को हमने बना लिया कि मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, एक को हमने बना लिया कि ये असेंबल कर रहा है, एक का हमने मार्केटिंग के लिए बना लिया। तो इस तरह से हम लोग ने अलग अलग जो जॉब्स है वो डिवाइड कर लिए, ठीक है। अब देखो, क्रिएशन ऑफ डिफरेंट नेसेसरी डिपार्टमेंट। अब इसके बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाते हैं, जैसे कि जो एक्टिविटीज़ एक जैसी होती है उनको एक साथ इकट्ठा करते हैं। जैसे जो मैन्युफैक्चरिंग असेंबली कर रहा है, ठीक है, जो टायर की असेंबली कर रहा है और जो बाकी बॉडी पार्ट्स की असेंबली कर रहा है, उन सब फाइनली तो वो एक ही जैसा काम है, उनको हमने एक जगह डिपार्टमेंट में रख दिया। इसी तरह से मार्केटिंग से रिलेटेड जितने हमारे जो जॉब्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन सबको हमने एक डिपार्टमेंट में रख लिया। जो आपके फंड से रिलेटेड एक्टिविटीज़ होंगी उन सबको एक डिपार्टमेंट में रख देंगे। तो आप ये देखोगे ये अलग अलग जॉब्स हैं, ये जो बॉक्सेस हैं ये अलग अलग जॉब्स हैं, लेकिन ये जो है एक जैसे हैं, तो इनको हमने एक डिपार्टमेंट का ही नाम दे दिया, एक साथ रख दिया। इसी तरह से ये दूसरा डिपार्टमेंट हो गया, ये तीसरा डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। फिर आता है सेक्शंस एंड पोजीशंस टू परफॉर्म दोज एक्टिविटीज़। अब इसमें हमें क्या करना है, सेक्शंस और पोजीशंस डिफाइन करने हैं, ठीक है ना। कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा। तो अभी देखो ये हायरार्की बना दिया गया। ये एक आपके जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट होती है वो, और इनके अंदर जो मैनेजर्स आते हैं ये हो गए, जैसे कि एक इन्वेंट्री मैनेजर हो गया, एक आपका मार्केटिंग मैनेजर हो गया, एक जो है आपका फाइनेंशियल मैनेजर हो गया, ठीक है। तो इनके अंडर में आपके अलग अलग एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। तो इसको भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। जो वर्कर्स होते हैं वो पर्टिकुलर जगह पे, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक स्कूल है, ठीक है। स्कूल में हमने यहाँ पे एक रख लिया डायरेक्टर जो है, ठीक है, जिन्होंने बनाया, उनके बीच में एक प्रिंसिपल हो गए, ठीक है। तो अभी क्या है, या इनको ऐसे मान लेते हैं कि ये प्रिंसिपल है, इनके अंडर में कौन हो गए, ये हेड टीचर्स हो गए, ठीक है। अब इनके हेड टीचर्स के अंडर में जो आपके अलग अलग सेक्शंस में होंगे, जैसे कि मान लीजिए ये साइंस के हेड जो है वो टीचर है, हेड फैकल्टी हैं, तो इनके अंडर में एक आएगा जो जूनियर सेक्शंस को पढ़ाते, एक जो आएगा वो सीनियर सेक्शंस को पढ़ाते। इसी तरह से ये आपकी मैथ्स की फैकल्टी है, अब ऐसे देखो, अगर ये जो बॉक्स है, ठीक है, ये मैथ्स की फैकल्टी है, तो इनके अंदर में ये हो गया जो जूनियर को पढ़ाते हैं, ये सीनियर को पढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने डिवाइड कर लिया, ठीक है ना, हायरार्की डिवाइड कर ली। कौन सबसे ऊपर पोजीशन पे, फिर उससे नीचे कौन है, उससे नीचे कौन है, इस अकॉर्डिंगली हमने कर ली, ठीक है। ये एक स्किल सेट है, एक साइंस का हो गया, ये मैथ्स का हो गया, जैसे हम लोग ने यहाँ पे डिवाइड किया था उस तरह से। फिर एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द वेरियस पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पे हायरार्की बना दी और उनके बीच में एक रिलेशनशिप जो है एस्टैब्लिश कर दिया। अभी आप ये देखो, यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट्स थे, ये सब सिर्फ एक टॉप लेवल के मैनेजर से कनेक्टेड है ना। लेकिन जब यहाँ आप देखोगे तो ये तीनों आपस में भी कनेक्टेड है, ठीक है। इनके बीच में भी इनको इंटरलिंक्ड कर दिया गया। और ये इंटरलिंक कैसे होते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देके। भाई मैंने आपको ये बात पहले ही बताई कि जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही, कोई काम दिया जा रहा है, तो बिना अथॉरिटी दिए वो काम नहीं हो सकता, ठीक है। अथॉरिटी आपको देनी पड़ेगी, तभी वो जूनियर से काम करा पाएंगे, तभी जूनियर उनसे थोड़ा सा रहेगा, उनके मन में डर रहेगा कि ठीक है उनको काम करना पड़ेगा, अदरवाइज उनके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो अथॉरिटी के थ्रू होता है, और जैसे ही उन्हें अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट की जाती है तो फिर क्या होता है, उनके बीच में एक इंटरलिंक एक रिलेशन हो जाता है, इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं वो लोग, ठीक है। फिर उनको बीच में क्या करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे उनको कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं उनकी एक्टिविटीज़ को, जो वो लोग काम कर रहे हैं उसको एक साथ जोड़ेंगे। जैसे कि हमने गाड़ी का एग्जांपल लिया था, तो जो गाड़ी बनाने का जितने भी काम थे, बॉडी पार्ट्स बने और टायर्स वगैरह बने, असेंबली हुआ, कैश फंड आया, जितनी चीज़ें आई, तो उन सबको हमने क्या किया, कोऑर्डिनेट कर दिया, उनकी एक्टिविटीज़ को इंटरलिंक कर दिया गया, ठीक है। और इसके साथ हमने क्या किया, पोजीशनिंग जो पोजीशन है उसको डिफ्रेंशिएट कर दिया गया। अब जैसे कोई आपका डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये आपका एक कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिनका इनसे बेसिकली कोई काम नहीं है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है और एक वो क्या करती है, वो उसने 2 डिपार्टमेंट्स ऐसे ओपन किए, इनके काम इंटरलिंक्ड है, ठीक है। जैसे एक इन्वेंट्री है, ये मार्केटिंग है, तो इनका इंटरलिंक्ड है। लेकिन ये जो डिपार्टमेंट है, ठीक है,
ये जो डिपार्टमेंट है ये क्या हो गया, जैसे कि सोशल वेलफेयर के लिए कोई काम कर रही है तो अभी इनका तो इनसे कोई मतलब नहीं ना, तो इनका डिपार्टमेंट यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर दिया पोजीशंस के बीच में। फिर आता है द मेन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इज टू क्रिएट अ फ्रेमवर्क फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इन अ सिस्टमेटिक मैनर। अब क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग का जो मेन पर्पस है वो क्या है कि उनको एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना होता है। आप ये देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे एक फ्रेमवर्क ही तो बन रहा है, ये आपका फाइंडिंग क्या है, एक फ्रेमवर्क ही तो है, यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर बनने से क्या काम होता है, आपका जो काम है ना वो काफ़ी ढंग से हो जाता है, ठीक है ना। काम आप एक सिस्टमेटिक तरीके से कर सकते हो, आपके जूनियर्स को भी पता रहेगा कि उनको किसको रिपोर्ट करना है, इसी तरह से सबको पता रहेगा कि उनके स्किल्स क्या हैं और उनको कौन से डिपार्टमेंट में है, काम सबका वेल डिफाइन होगा और किसी तरह की ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग का यही काम होता है कि एक फ्रेमवर्क डिफाइन करते हैं ताकि जो एक्टिविटीज़ अच्छे से परफॉर्म हो सके, काम अच्छे से हो सके और एक सिस्टमेटिक मैनर में काम आपका हो सके। फिर स्टेप्स क्या होते हैं ऑर्गेनाइजिंग के, जो हमने अभी पढ़ा है प्रोसेस और स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम ही है। उनकी ग्रुपिंग की जाती है जिसमें उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना दिए जाते हैं, फिर ग्रुप को लिंक किया जाता है और लिंक करने से क्या होता है, जब उनको लिंक कर दिया जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन का पर्टिकुलर जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है, उनका जो शेप है वो पता चलता है। फिर उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, भाई अब शेप, अब डिपार्टमेंट डिवाइड कर दिया गया, अब उनको काम दे दिया गया, जो काम है उनको डिवाइड कर दिया गया, यूनिट्स में डिवाइड कर दिए गए और उनको काम जो है बांट दिया गया। अब काम करने के लिए अथॉरिटीज़ दे दी गई, क्या ठीक है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको ये अथॉरिटी दी जा रही है और साथ में अकाउंटेबिलिटी भी है, यानी कि अगर कोई गलती होती है या कोई कमी रहती है तो उसके लिए उनकी किसकी जवाबदेही होगी, ये सारी चीज़ें हमने डिफाइन कर दी। तो स्टेप्स ऑर्गेनाइजिंग के यही होते हैं। फिर डिज़ाइनिंग हायरार्की लेवल को डिज़ाइन कर दिया गया। अब बेसिकली ये जो है ना आपका, ये आपको कैसे इसके क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं, ये भी सीक्वेंशियल क्वेश्चन होते हैं। आपको ये जो है जंबल करके दे देगा, आपको ये भी पूछा जा सकता है कि आपको सीक्वेंस में लगे कि कौन सी एक्टिविटी कौन से स्टेप पहले होता है फिर उसके बाद कौन सा होता है, तो आपको ध्यान से पहचानना है। वैसे तो ये बहुत क्लियर रहता है लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है और कई बार आप जल्दी में भी लोग गलत मार्क कर देते हैं, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान से देखनी है। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजिंग का आपका यही जो है वो प्रोसेस है, ये जो कंसेप्ट है पूरा। बाकी हम लोग अगले क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के नेक्स्ट फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि होगा डायरेक्शन। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।